अनिका इस वक्त रिया, अलेक्जेंडर और आर्यन के सामने खड़ी थी। उसने रिया की बात सुन ली थी जब रिया कह रही थी कि वो गुलेरिया हाउस जाना चाहती है। अनिका ने जब रिया की ये बात सुनी तो उसे बहुत बड़ा झटका लगा। इस कारण उसने तपाक से रिया से पूछ दिया कि आखिर वो गुलेरिया हाउस क्यों जाना चाहती है। मगर इस वक्त अनिका को अपने सामने देख अलेक्जेंडर, आर्यन, रिया बुरी तरह से घबरा गए थे। रिया की तो हालत खराब होने लगी थी। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे। उसके हाथ पांव कांपने लगे थे। वहीं अलेक्जेंडर और आर्यन एक दूसरे को देखकर यही इशारा कर रहे थे कि अब वो अनिका को क्या जवाब दें, क्योंकि वो दोनों भाई जानते थे कि अनिका को जब ये पता चल चुका है कि रिया गुलेरिया हाउस जाने की बात कर रही है तो ये बात जरूर वो रोहित को भी बताएगी। इस कारण अब उनके पास कोई भी रास्ता नहीं बचा था। उनको यही लग रहा था कि वो दोनों बुरी तरह से फंस चुके थे। तभी अनिका ने एक बार फिर से रिया से पूछ दिया, तुम गुलेरिया हाउस क्यों जाना चाहती थी? बताओ रिया, मैं जानना चाहती हूँ। इतना कहने के बाद अनिका चलते हुए रिया के पास आई और उसने उसके सर पर हाथ फेरा। उसने देखा कि रिया काफी घबराई हुई नजर आ रही थी। उसके चेहरे पर परेशानी के भाव को देखते हुए अनिका ने रिया के गाल पर हाथ रखा और फिर कहा, क्या हुआ, तुम परेशान लग रही हो, क्या कोई बात है? अनिका की इस बात पर रिया ने ना में सर हिला दिया। अनिका ने जब ये देखा तो उसने अलेक्जेंडर और आर्यन की तरफ देखा। वो दोनों इस वक्त शांत खड़े नजर आ रहे थे। उन दोनों के चेहरे पर कोई भी भाव इस वक्त दिखाई नहीं दे रहे थे। रिया मगर कुछ ज्यादा ही परेशान लग रही थी। अनिका ने तभी अलेक्जेंडर की ओर देखकर कहा, क्या हुआ है इसे, और तुम मुझे बताओ कि आखिर ये तुम दोनों से क्या कह रही थी? रिया गुलेरिया हाउस क्यों जाना चाहती है? अब अलेक्जेंडर बुरी तरह फंस गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अनिका को क्या जवाब दे। मगर अलेक्जेंडर को कुछ ना कुछ जवाब तो देना ही था, क्योंकि अगर उसने जवाब नहीं दिया तो फिर वो मुसीबत में पड़ सकता था। क्योंकि अलेक्जेंडर जानता था कि रोहित को ये बात पता चलने वाली थी कि रिया के मुंह से अनिका ने गुलेरिया हाउस जाने की बात सुनी है। इसलिए वो मन ही मन कुछ कहानी बनाने की कोशिश करने लगा। अचानक से अलेक्जेंडर ने अनिका की तरफ देखकर कहा, नहीं मम्मा, लास्ट बार हम सब गुलेरिया हाउस गए थे तो वहाँ पर हमें लगा था कि आपको वहाँ की चीजों को देखकर कुछ कुछ याद आ जाएगा। इसलिए रिया कह रही थी कि हो सकता है हमें वहाँ दोबारा जाना चाहिए और इस बार थोड़ा वक्त और गुजारना चाहिए। पिछली बार हम लोग तो जल्दी में गए थे और जल्दी में आ गए थे, इसलिए इस बार रिया का कहना है कि इस बार अगर हम पुराने गुलेरिया हाउस जाएं तो वहाँ तो कम से कम 3 से 4 घंटे बिताएं और हम साथ में लंच भी लेके जाएं ताकि हम वहीं पर लंच करें। तो एक तरह से ये पिकनिक भी हो जाएगा रिया के लिए। तो यही बात रिया हम सबको बता रही थी, मगर मैंने फिर रिया को मना कर दिया मम्मा। इतना कहने के बाद अलेक्जेंडर ने आगे कहना जारी रखा, मैंने यही कहा कि वो गुलेरिया हाउस जंगल में बना हुआ है। अलेक्जेंडर की बात सुनने के बाद रिया ने एक राहत की सांस ली और उसने मन ही मन सोचा कि उसके भाई ने आज उसे बचा लिया, क्योंकि अलेक्जेंडर ने जो बात कही थी उसे सुनकर अनिका पूरी तरह से कन्विंस लग रही थी। उसकी बात सुनने के बाद अनिका ने रिया की तरफ देखकर कहा, रिया, अलेक्जेंडर बिल्कुल सही कह रहा है। वो जगह खतरे से खाली नहीं है। वो हवेली जो जंगल के बीचों बीच में है, वहाँ पर जंगली जानवर आसपास भटकते रहते हैं। और वैसे भी अब वो पुराना गुलेरिया हाउस पहले की तरह नहीं रहा, जैसा तुम लोग मुझे बताते थे। वो तो अब मलबा बन चुका है। बस उसका एक कमरा न जाने कैसे ठीक है, इसलिए हमें वहाँ जाने का प्लान नहीं बनाना चाहिए। इसलिए तुम इस बात को भूल जाओ और तुम कुछ और सोचो कि तुम्हें और कहाँ जाना है। रिया ने अनिका की बात सुनकर मुस्कुरा दिया। उसने राहत की सांस ली कि आखिरकार अनिका को उसकी बात पर किसी तरह का शक नहीं हुआ था। वहीं अलेक्जेंडर और आर्यन ने भी राहत की सांस ली, क्योंकि अनिका अब कमरे से जाने के लिए आगे बढ़ रही थी। वो आगे बढ़ रही थी, इतने में रिया ने उससे सवाल पूछा, वैसे मम्मा डैड कहाँ पर हैं? काफी वक्त हो चुका, वो घर नहीं आए। ये सुनने के बाद अनिका ने कहा, रोहित ने कहा था कि वो किसी काम से जा रहा है, वो आता ही होगा। तुम लोग तब तक प्लान बनाओ, मैं बाहर रोहित का इंतजार करती हूँ। इतना कहने के बाद अनिका लिविंग रूम में सोफे पर जाकर बैठ गई। वो मन ही मन यही सोच रही थी कि इस वक्त रोहित कहाँ जा सकता है। तभी अनिका ने रोहित को फोन करने का सोचा। अनिका ने अपना फोन निकाला और रोहित का नंबर लगाने लगी, मगर 2-3 बार फोन बजने के बाद भी रोहित ने फोन नहीं उठाया। अब अनिका सोच में पड़ गई कि आखिर रोहित फोन क्यों नहीं उठा रहा था। अनिका अभी यहाँ वहाँ लिविंग रूम में टहल रही थी। इतने में अचानक से मेन डोर खुला। अनिका ने जैसे ही मेन डोर की तरफ देखा, उसने पाया सामने रोहित खड़ा था। रोहित को देखते ही अनिका ने उससे सवाल किया, मैं तुम्हें फोन कर रही थी, तुमने उठाया क्यों नहीं? अगर तुम आ रही थी तो कम से कम कह देते कि मैं आ रहा हूँ। अनिका के इस सवाल पर रोहित ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। वो सीधा अंदर आया और अपने कमरे की तरफ चला गया। रोहित का ये बिहेवियर अनिका को बहुत ही अजीब लगा। उसे समझ नहीं आया कि आखिर रोहित को हुआ क्या। अनिका इस वक्त अपनी जगह पर खड़ी थी और यही सोच रही थी कि आखिर रोहित को हुआ क्या था। अभी कुछ घंटे पहले जब रोहित के पास अनिका आई थी और जब उसने कहा था कि उसे रोहित से कुछ बात करनी थी, उस वक्त भी रोहित उसे ये बोलकर चला गया था कि उसे कुछ काम है। और अब जब रोहित वापस लौट कर आया था तो उसने अनिका की बातों का कोई जवाब नहीं दिया था। ये बात अनिका को अंदर ही अंदर खल रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रोहित ऐसा बर्ताव उसके साथ क्यों कर रहा है। अनिका ने सोचा कि खाना खाने के बाद जब रोहित बेडरूम में अकेले होगा तब वो उससे इस बारे में पूछेगी। अनिका को यही लग रहा था कि रोहित किसी बात को लेकर परेशान है, मगर अनिका को यह नहीं पता था कि रोहित जिस कारण से परेशान है उसका कारण अनिका खुद ही थी। अनिका को इस वक्त यही लग रहा था कि हो सकता है कि रोहित किसी बिजनेस के सिलसिले में बाहर गया था और उसी को लेकर वो परेशान था। वहीं इन सब से अलग रोहित जब अपने कमरे में आया तो उसने अपना फोन रखा और बिस्तर पर बैठ गया। उसे बार बार फिर मयूर गुलेरिया की बात याद आ रही थी, जब उसने उसे बताया था कि वो फोन नंबर बंद आ रहा है जिसे रोहित ने मयूर गुलेरिया को पता करने के लिए दिया था। इस वक्त रोहित के दिमाग में मयूर गुलेरिया की बातें बार बार घूम रही थी और वो उसकी बातों को सोच सोच कर परेशान हो चुका था। आखिर में जब रोहित को बेचैनी होने लगी तो वो बालकनी की तरफ जाकर खड़ा हो गया। इस वक्त रात काफी हो चुकी थी। आसमान में चांद पूरा नजर आ रहा था। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और रोहित जिस जगह पर खड़ा था वहां से मनाली में मौजूद छोटे छोटे घर जो ऊंचे टीलों पर बने थे वो जुगनू की तरह दिखाई दे रहे थे। उस दृश्य को देखकर कोई भी मोहित हो जाता, मगर इस वक्त रोहित के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसे अंदर ही अंदर बेचैनी खाई जा रही थी। उसे यही लग रहा था कि वो जब अनिका को देखेगा तो वो अपने भावों को कैसे कंट्रोल कर पाएगा, क्योंकि उसका मन अब यही कह रहा था
कि वो कैसे भी करके अनिका से उस बारे में पूछे कि आखिर उस गायत्री देवी का अनिका के साथ क्या संबंध था और उसने अनिका को क्यों फोन किया था। रोहित को जब बहुत ज्यादा बेचैनी होने लगी तो उसने ना चाहते हुए भी अपना एक सिगार निकाल लिया। रोहित अपना सिगार जलाने ही वाला था कि अचानक तभी उसकी आंखों के सामने अलेक्जेंडर और आर्यन का वो मासूम चेहरा याद आ गया, जब पिछली बार अलेक्जेंडर और आर्यन ने रोहित को सिगार पीते हुए और शराब की बोतल हाथ में पकड़े हुए देख लिया था। अलेक्जेंडर और आर्यन का चेहरा सामने आते ही रोहित का एक हाथ रुक गया। उसने अपना जलता हुआ लाइटर वापस बुझा दिया और ना चाहते हुए भी अपने सिगार को फेंक दिया। न जाने रोहित के दिमाग में क्या आया, उसने फैसला किया कि वो इस वक्त ना तो शराब पिएगा और ना ही सिगार का एक कश तक लेगा। रोहित पसीने से नहा चुका था, उसे अंदर ही अंदर अजीब सा लग रहा था। आखिर में रोहित वहां से अपने कमरे की तरफ गया और ग्लास में पानी भरकर पीने लगा। इसी बीच अनिका उसके कमरे में आई। रोहित को इस तरह पानी पीते अनिका ने जब देखा तो उसे हैरानी हुई। वो रोहित के बगल में जाकर बैठ गई। अनिका ने रोहित के कंधे पर हाथ रखा। अनिका का स्पर्श पाते ही न जाने रोहित की बेचैनी अचानक से गायब हो गई। वो जो इतना परेशान था, रोहित एकदम से शांत हो गया। उसके दिल की धड़कन भी अब नॉर्मल हो चुकी थी। वो पूरी तरह से शांत नजर आ रहा था, मगर रोहित के मन में मयूर गुलेरिया की बातें चल रही थी और जो अनिका ने उससे झूठ कहा था कि उसे श्रेया का फोन आया था, ये बातें भी रोहित के मन में चल रही थी। तभी अनिका ने रोहित से सवाल किया, क्या हुआ रोहित, कुछ परेशानी है? ये सुन एक पल के लिए रोहित खामोश रहा। फिर रोहित ने अनिका की तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहा, नहीं तो ऐसे ही, मैं तो यहाँ बैठा हुआ हूँ। रोहित ने बड़ा ही अजीब सा जवाब दिया था। अनिका ने इस बात को गौर कर लिया पर उसने कुछ कहा नहीं। उसने रोहित की तरफ देखकर कहा, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बता सकते हो, ऐसा नहीं है कि मुझे अगर कुछ याद नहीं है तो मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। रोहित ने जब ये सुना तो उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। उसने अनिका की तरफ देखकर कहा, ओह, तो तुम्हें मेरी भी चिंता है, सुनकर अच्छा लगा। इतना कहने के बाद रोहित उठकर कमरे से चला गया। लास्ट में उसने जो कहा था वो बातें अनिका के कानों में गूंजने लगी। रोहित की कही बात अनिका को समझ नहीं आई, मगर उसे एक पल को ऐसा लगा कि रोहित ने ये सब सरकास्टिक वे में कहा था। मगर अनिका को समझ नहीं आया कि रोहित ने उससे ऐसा क्यों कहा था। अब अनिका यही सोचने लगी कि आखिर उससे कोई गलती हुई थी क्या, या उसने रोहित को ऐसा कुछ कह दिया था जिसके कारण रोहित को अब बुरा लग गया था। मगर अनिका को ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा था, क्योंकि अनिका खुद इस बात से अनजान थी कि रोहित असल में किस वजह से उससे परेशान नजर आ रहा था। रात के 9 बज रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। ठंडी हवाएं भी चल रही थीं। आसमान को देख ऐसा लग रहा था मानो बर्फ गिरने वाली है। इंस्पेक्टर गेरीवाल अपने थाने में बैठे हुए थे और कुछ फाइल पढ़ रहे थे। तभी अचानक से उनका एक कांस्टेबल उनके पास आया। उसने इंस्पेक्टर गेरीवाल की तरफ इशारा किया। हालांकि इंस्पेक्टर गेरीवाल को उसका ये इशारा समझ नहीं आया। उन्होंने आंखों को बड़ा करते हुए कांस्टेबल से कहा, क्या बात है, साफ साफ कहो, मुझे ये तुम्हारे इशारे समझ नहीं आते। तभी कांस्टेबल इंस्पेक्टर गेरीवाल के पास आकर बोला, वो आपसे कुछ लोग मिलना चाहते हैं। इंस्पेक्टर गेरीवाल ने जब कांस्टेबल की बात सुनी तो उन्हें कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने सख्ती से कहा, हाँ तो उन्हें अंदर भेजो, तो मुझे ये कहने के आए हो? तभी कांस्टेबल ने इंस्पेक्टर की आंखों में देखते हुए कहा, वो यहाँ आपसे मिलने नहीं आ सकते, आपको खुद ही उनके पास चलकर जाना होगा। इंस्पेक्टर गेरीवाल ने जब ये सुना उसने कांस्टेबल को घूरते हुए कहना चाहा, लेकिन इंस्पेक्टर गेरीवाल अभी कांस्टेबल को डांटता या कुछ कहता, इतने में कांस्टेबल इंस्पेक्टर गेरीवाल के कानों के पास आया और कुछ बुदबुदाया। उसकी बातें सुन अचानक से इंस्पेक्टर गेरीवाल के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कांस्टेबल की तरफ देखा। तभी कांस्टेबल ने हाँ में सिर हिला दिया। ये देख इंस्पेक्टर गेरीवाल तुरंत अपनी सीट से उठे और थाने से बाहर जाने लगे। उनके चेहरे पर एक परेशानी नजर आ रही थी।